मैं हूं आपका एग्ज़ाम साथी यूपीएससी जर्नी 021। तो आज हम लोग 5 तारीख इंडियन एक्सप्रेस की समरी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है। ठीक है, तो आप लोग जब पेपर देखेंगे तो देखिए कुछ न्यूज़ होती है जो आपको सही लगेगी लेकिन वो मुझे सही नहीं लगेगी, पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरा इंस्टिंक्ट थोड़ा सा बेटर हो गया है। मैं काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ, मोर देन 2 और 3 ईयर्स। तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक ये न्यूज़ हो गई जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, और उसके बाद ये देखो हाई कोर्ट जज। ठीक है ना, तो एक ये हो गई। फिर ये क्या है, कर्नाटका सीआईडी अरेस्ट। ठीक है, तो ये पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम। ठीक है, फिर उसमें क्या है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो, एक ये न्यूज़ हो गई। फिर अपन देखेंगे एक ये क्या है, हाँ ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है कि प्रोसेस क्या होता है यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली में अगर कोई बिल पास होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कि कैसे वो मतलब प्रोसीड करता है। आगे बढ़ते, आर वी गेटिंग समथिंग, देन ये वाली न्यूज़ हो गई। ठीक है, तो और फिर उसके बाद ये क्या है, ठीक है, एक ये हो गई। देखो मैं दिखाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यूज़ होती है जो पहले पढ़ने में लगती है कि इम्पॉर्टेंट है, पर वाकई में उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है वो, है ना। पर चूंकि अपन समय खपा देते हैं तो समझ में आ जाता है। फिर जैसे ये वाली देखो एडिटोरियल रहेगा तो उसको एंट्रिटी में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, पर एक हिस्सा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये वाला एडिटोरियल है ना, तो इस एडिटोरियल से बहुत कुछ देखो जब ये कभी लिखते हैं ना, इनका नाम फैज़ान मुस्तफ़ा, तो इनके एडिटोरियल में कंटेंट काफ़ी कुछ होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे कुछ लाइनें देख सकते हैं, आपका ज्ञानवर्धन होगा इससे अगर आप इनके एडिटोरियल पढ़ेंगे। और क्योंकि ये अपने एडिटोरियल में बहुत सारे जजमेंट्स यूज़ करते हैं। जब भी कभी ये लिखते हैं ना, आप देखिएगा तो काफ़ी जजमेंट्स जो है यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे देख लीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं वही बताऊँगा। फिर क्या है, फिर ये देखो ये जो है ये वाली जो न्यूज़ है तो वो अपन कल कवर किए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम बहुत बारिश हो रही, तो क्यों हो रही है, ऑलरेडी कवर्ड इन क्विज़। ओके, तो फिर एक ये सज्जन है पीटर ब्रूक, तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वो किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है। ये मैंने छुआ नहीं है, ये छुआ नहीं है। ठीक है, बाकी ये एक अच्छा मेरे को राइटअप लगा। ठीक है, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन देखेंगे ये देखो ये बड़ा सा आर्टिकल है इसमें, लेकिन अपने मतलब की सिर्फ 2 बातें हैं, वो मैं बताऊंगा कि कौन सी बातें हैं। फिर एक ये अच्छा टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, और फिर अपन देखेंगे क्या है, फिर ये क्या है, बस ये पता होना चाहिए कि ये नाम जो है नेपाम, ये वियतनाम से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कैंसर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई थी, वो अपन डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, और क्या है, ये देखो इसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं बता दे रहा हूँ इसमें करना क्या है। ये बैंकिंग अमलगमेशन वाला टॉपिक है, तुम्हें इसको स्टैटिक से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और जो बैंक एग्ज़ाम देते हैं उनको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी बैंक का अमलगमेशन हुआ है। फिर ठीक है, ये वाली नॉर्मल एग्ज़ाम्स जो भी आप स्टेट पीसीएस देंगे या फिर अदर एग्ज़ाम्स, तो उसमें ये काम आएगा ये वाला न्यूज़। ठीक है, तो देखेंगे पे क्रिप्टो मेंस के रिलेटेड, मेंस रिलेटेड है ये। ठीक है, प्रीलिम्स में कुछ नहीं आएगा इससे, पर देख लो। और क्या है, इसमें स्कोर्स पोर्टल किससे रिलेटेड है, सेबी से रिलेटेड है, ये याद रखना है। फिर ये क्या है, हाँ फिर ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे अभी क्या किया है, बैंक बोर्ड ब्यूरो को हटा करके एक नई संस्था बनाई गई है IFBI, तो उससे रिलेटेड है। थोड़ा मैच्योर होने दो टॉपिक, फिर अपन उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी देख लो कि क्या हाईलाइट किया है। एक बैंकिंग का क्वेश्चन पेपर देंगे ना, तो आप ये पूछता है कि कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़, है ना, कितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्या है, और अभी कुछ नहीं, तो अपन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि एक्सप्लेन करता हूँ तो चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं। जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, तो इसमें आपको क्या जानेंगे। देखो ये जो न्यूज़ है ना,
उस न्यूज़ से आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, क्या टैक्स घटाया गया, क्या घटाया गया, है ना। लेकिन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अपन इसमें देखेंगे। तो मेन से रिलेटेड क्या है आप इसमें देख लो, मैं पढ़ के नहीं बता पाऊँगा क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा टॉपिक। तो आप देखो कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन पुट अप किए हुए हैं, उनको आप सोच सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होती है, बाकी अपन प्रीलिम्स के रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला ये है कि CCPA बनने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो हम लोग देखेंगे। देखो CCPA जो है वो 3 मेंबर बॉडी है एक, ठीक है। और इसकी एक खासियत ये है कि 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके अंतर्गत CCPA नहीं बना है। CCPA बना है 2019 के एक्ट से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी बात है। फिर इसमें कुछ जो प्रोविज़न है, अगर आपसे कभी पूछेगा, मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, आएगा भी नहीं, मुझे विश्वास नहीं आएगा, पर थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसमें पूछेगा कि 1986 के एक्ट और 2019 के एक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देख लो रेगुलेटर वाइज, पहले कोई रेगुलेटर नहीं होता था ई कॉमर्स के लिए, अभी CCPA है। फिर कंज्यूमर कोर्ट, पहले क्या होता था, पहले सिविल कोर्ट में मुकदमा जाता था, अभी क्या होता है, अभी इसके लिए अलग कंज्यूमर कोर्ट बन गया, ठीक है। तो अब कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा जाएगा। फिर प्रोडक्ट लायबिलिटी, पहले जो कंपनीज होती थी उनकी कोई प्रोडक्ट लायबिलिटीज़ नहीं होती थी, या होती थी तो सिविल कोर्ट में उनके मुकदमे जाते थे, ठीक है। तो अभी उसको चेंज कर दिया गया है। फिर आगे देखो, ई कॉमर्स के लिए पहले कोई रूल नहीं होता था, तो ई कॉमर्स के लिए रूल आ गया। फिर मीडिएशन सेल्स पहले नहीं होती थी लेकिन अभी लेकर आ गए। तो ये 3-4 चीज़ें जो आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसमें प्रीलिम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि CCPA, अब देखो प्रीलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में ये पूछा जाएगा कि CCPA जो है सुओ मोटो एक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, क्या इसके पास इन्वेस्टिगेशन विंग है खुद का कि नहीं है। तो आप इतना जान लो कि इसके पास खुद का इन्वेस्टिगेशन विंग है, ठीक है, और ये सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। तो ये 2 बातें हैं जो प्रीलिम्स में के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वापस आते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन CPA 1986 वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये जो है मेंस के लिए विषय है ये, ठीक है। अब अगर मैं इसका मेंस का थोड़ा सा अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देख लो बस क्या है कि GS4 में क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई भी अथॉरिटी बनेगी अगर वो सही से काम करेगी तो वो ट्रस्ट बिल्ड करेगी, GS4 का टॉपिक हो जाएगा। GS3 में क्या हो जाएगा, बिजनेस को ईज़ करेगी। कैसे करेगी, अगर कोई व्यक्ति अपनी लायबिलिटीज़ पूरी कर रहा है, अगर कोई डिस्प्यूट्स आ रहा है उसको रिजॉल्व कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है, तो उसका जो है नाम बढ़ेगा, है ना। कीप देयर कस्टमर किंग फिलॉसफी, तो कस्टमर इज़ अ किंग, अगर इस फिलॉसफी को कोई फॉलो करेगा तो उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और ये अथॉरिटी जो है कंपनीज़ को कॉम्पेल भी करेगी, कंस्ट्रेन भी करेगी कि वो अपने जो है लायबिलिटीज़ पूरी करें, अपने मैंडेट्स को पूरा करें। फिर GS2 में क्या है, कंज्यूमर्स को इससे बहुत फ़ायदा है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट इम्प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर रोल ऑफ CCPA क्या है, पहले ई कॉमर्स रेगुलेटेड नहीं था तो अभी ई कॉमर्स रेगुलेटेड है। फिर एक नई गाइडलाइन आई कि एडवर्टीज़मेंट जो करते हैं ना ये लोग सेलिब्रिटीज़, तो उनको जो है जवाबदेह बनाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर नई गाइडलाइन लेकर आए हैं लोग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो वो आप देख लो, बाकी प्रीलिम्स में उससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये वाला एक टॉपिक है जिसमें ये बात की जाती है कि जो कोर्ट है हमारे, तो कोर्ट में जजों की वैकेंसी से रिलेटेड, इसको कहा जाता है वैकेंसी रो, वैकेंसी का जो इशू चल रहा है, वैकेंसी टसल। इसको मैंने इसलिए चूज़ किया, इसको आप कोट कर सकते हो कि जो मुंबई है ना, मुंबई इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इवन मुंबई इज़ हैविंग 50%, ओनली 50% जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 50% है। तो उसमें एक डाटा दिया हुआ 57/96, 57 जज हैं, 96 उसकी जो है प्रिस्क्राइब्ड सैंक्शन लिमिट है। तो वो तो आप देख सकते हो। इसमें एक चीज़ और ये है, कोई जो बिल होता है ना, जैसे अपॉइंटमेंट होता है जो हाई कोर्ट जज का, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो अपॉइंटमेंट जो होता है हाई कोर्ट जज का, तो वहाँ से हाई कोर्ट की कोलेजियम से एक प्रपोज़ल आता है, ठीक है, और वो प्रपोज़ल आता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद नहीं, वो प्रपोज़ल जाता है CM को, CM को जाता कैसे, गवर्नर, इसको ऐसे समझो कि हाई कोर्ट के अगर जज को अपॉइंट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो होती है, गवर्नर भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो होती है अप्रूव करती है। तो आप इसको देख लो, थोड़ा सा मैं शायद से खड़बड़ा गया, सही से बता नहीं पाया। ये टॉपिक है, वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप एक बार समझ लोगे प्रोसेस क्या है तो काम आएगा। आगे बढ़ के देखो इसमें
करंटली बॉम्बे की पोजीशन इसमें बता दी, केस स्टडी के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो, फाइनेंशियल कैपिटल। ओके, उसके बाद एक छोटा सा डेटा ये है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाया गया। उसमें नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की खासियत ये है कि कितना केस फाइल हो रहा है, कितना बैकलॉग है, सब उसमें मेंशन होता है। तो उसका डेटा ये है कि 2018 या 19 के अराउंड, यानी कोरोना के पहले 5.3% उसका था बैकलॉग केसेस। अब वो मतलब बैकलॉग केसेस बहुत बढ़ गए हैं, 20% के अराउंड आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कोट कर सकते हो। फिर और क्या है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। फिर आई जो वो हम लोगों ने बात पढ़ी थी ना ACB के बारे में। ACB मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की खासियत क्या है कि हर राज्य का अपना अपना है, तो नेमिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट वो कर लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो दिल्ली का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसका जो पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है। लेकिन मैंने इसमें जो एंटी करप्शन ब्यूरो को नहीं डिस्कस किया, मैंने CBI को डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि CBI का ना अभी टेन्योर बढ़ाया गया है और CBI के ऊपर क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया है। तो आप थोड़ी बेसिक बातें जान लो कि CBI जो होती है, नेट ग्रिड क्या किया है, एक इंटीग्रेटेड रिपोजिटरी टाइप की है। तो नेट ग्रिड का जो है एक्सेस CBI को भी है। इंटरपोल एक बॉडी है जो दुनिया भर के जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको कोऑपरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो इंडिया से CBI जो है इंटरपोल में कोऑपरेट करती है। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खासियत इसकी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत है। ठीक है, अब ये कौन कौन से केसेस हैंडल करती है? एंटी करप्शन, इकोनॉमिक एंड स्पेशल क्राइम। तो ये आप देख लो। बाकी ये समझ लो कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो 3 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के चेयरपर्सन होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है CBI के चुनाव में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ठीक है, फिर ये क्या है PMS। अब ये जैसे ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए नहीं, ये मेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो तो आप इसमें देख लो, ये मेंस के लिए। ठीक है, डिजिटल इंडिया फेस टू टच। डिजिटल इंडिया की जो है मोदी जी भी बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे PET का एग्ज़ाम आने वाला है और CAPF का आने वाला है, ऐसे कुछ अदर एग्ज़ाम्स। तो उनमें छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो उसमें एक छोटी चीज़ ये है कि डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ कहाँ से किया गया है ना? डिजिटल इंडिया वीक 2022, इसका शुभारंभ गांधीनगर से किया गया है। बाकी आप मेंस के लिए आप इसमें देख सकते हो कि डिजिटल इंडिया का अगर एंगल कवर करना है तो आप डिजिटल पेमेंट कवर कर सकते हो। फिर मोदी जी का जो विज़न है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म को लेकर, वो कवर कर सकते हो। डिजिटल कनेक्टिविटी, नेक्स्ट जनरेशन, जो पंचायत को कनेक्टिविटी करनी, 2.5 लाख पंचायत को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से, नोफन से। ठीक है, तो ये आप उसमें जोड़ सकते हो। फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया वीक तो मैंने बता दिया। फिर डिजिटल इंडिया एक ये अच्छा डेटा है, बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हो इसको। जो जैम ट्रिनिटी है ना, जनधन, आधार और मोबाइल बैंकिंग, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो कि 23 लाख करोड़ की DBT जो है दी गई, जिसमें 2.5 लाख करोड़ के आसपास जो है लीकेज सेव किया गया। फिर मोदी जी ने बताया कि डिजिटल इंडिया इज़ सेविंग मिसिंग चिल्ड्रन, इज़ हेल्पिंग इन फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन। तो ये चीज़ें आप जो है अपने आंसर में ला सकते हो। क्राइसिस मैनेजमेंट, मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी, आप इसमें देख लो। ठीक है, राइज़ ऑफ UPI, तो UPI को तो जरूर मेंशन करना। राइज़ ऑफ UPI यूनिवर्सलिटी, तो UPI का जो है सबसे पहला एडॉप्शन किया था नेपाल ने। हाल ही में हम लोग बात कर रहे हैं फ्रांस से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 से 12 कंट्रीज़ जो हैं इसको ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी आप इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, पर आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इवन वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रिसिएटेड इंडियाज़ UPI। ठीक है, तो चलो ये हो गया। फिर नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ऑफ NCM लिख दिया, लेकिन इसमें टॉपिक था नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन। ओके, तो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की खासियत क्या है? 1992 में बनाया गया। इसकी खासियत ये है कि सो मोटो केस ले सकती है। आज एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, वैसे पॉलिटिकल मुद्दों से दूर रहा करो। तो पॉलिटिकल में क्या है कि रेखा मैम जो है NCW की चेयरमैन है। क्या नाम उनका सरनेम मुझे नहीं पता, रेखा करके उनका नाम है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, कि उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ बोला है। तो हमारे लिए ये कंसर्न नहीं, हमारे लिए कंसर्न ये है कि NCW क्या है। NCW के बारे में जान लो कि सुओ मोटो पावर है इसके पास, पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, लेकिन इसके पास जो है पनिशमेंट की पावर नहीं है। ये याद रखना, 2 बातें याद रखो, इसमें प्रीलिम्स में काम बन जाएगा तुम्हारा कि इसके पास सो मोटो पावर है पर पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं है। और इसमें याद रखो कि एक क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, नॉर्मल एग्जाम से पूछ सकते हैं कि NCW की जो है पहली चेयरमैन कौन थी, तो उनका नाम था जयंती पटनायक, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, तो लगभग सारी बॉडी मोदी के सरकार में एडवाइजरी हैं। ठीक है, फिर जो मैंने अभी वो एडिटोरियल डिस्कस किया था फैज़ान मुस्तफ़ा वाले,
जो एडिटोरियल था, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है। कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें पूछा कि 1975 के दौरान क्या चैलेंजेस हुए, क्या लेसन लर्न किए। तो चैलेंजेस क्या थे, इमरजेंसी लग गई। लेसन लर्न क्या हुए, 44th अमेंडमेंट। उसके अलावा कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं हम लोग उसमें। एक उसमें एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस की खासियत ये है कि ये एक निगेटिव केस है। मतलब इसमें क्या हुआ कि हबीज़ कारपस सस्पेंड कर दिया गया था। इसमें राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 भी सस्पेंड कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा ये एक तरीके से लेसन लर्न के अंतर्गत आ जाएगा कि हम लोग हबीज़ कॉर्पस आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं कर सकते, और बाकी इसको पॉलिटी से ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी एसआर बोम्मई का एक केस है, ये भी आप उसमें उस वाले यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1975 में क्या चैलेंजेस है, क्या लेसन लर्न किए। तो लेसन लर्न में आप ऐड कर सकते हो एसआर बोम्मई का केस। एसआर बोम्मई का केस क्या है कि आर्टिकल 356 का मिसयूज़ किया गया। कर्नाटका की सरकार थी जनता दल की, तो वहाँ पर क्या किया गया कि डिफेक्शन वाला जो सिनेरियो अभी भी चल रहा महाराष्ट्र में, तो उस टाइम कर्नाटका में चला। तो एसआर बोम्मई की सरकार के कई सारे विधायक जो है दूसरे पार्टी में चले गए, तो सरकार में संख्या कम हो गई। तो ये कहा गया कि इनकी सरकार अब जो है वैलिड नहीं है। तो इसमें मसला ये हुआ कि गवर्नर ने इनको मौका नहीं दिया कि मेजोरिटी प्रूव करने की। एक ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि उस टाइम राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, जहाँ चाहे वहीं लगा देते हैं, तो इसको वेपन के तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुकदमा सुनाया कि पावर टू यूज़ आर्टिकल 356, तो प्रेसिडेंट की जो पावर है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। एक चीज़ ये हो गई। फिर दूसरा ये हो गया कि अगर 2 महीने के अंतर्गत दोनों सदनों से पास नहीं किया गया ना, अप्रूव नहीं लिया गया, तो ये जो है जो आपने सस्पेंड कर दिया था ना लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, तो वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगी। तो पहले क्या होता था कि सस्पेंड मतलब सस्पेंड, अभी क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अगर 2 महीने में पास नहीं किया गया तो जो चीफ मिनिस्टर है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये 2 चीज़ें वहाँ यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ प्राइवेसी, ये अच्छा एक एडिटोरियल लगा मुझे, आर्टिकल लगा। इसमें क्या बात करी गई, इसमें ये बात करी गई है कि 2 टॉपिक होते हैं। एक होता है NCII, नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजेस। अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर किसिंग या फिर ऐसे कुछ कंप्रोमाइजिंग पोजीशंस में हैं और आपके वो वीडियोस या फ़ोटो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं आपकी मर्ज़ी के बिना, तो आप उसके ऊपर जो है केस कर सकते हैं, और एंड दैट विल बी ए क्रिमिनल केस। ओके, तो ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, डिग्री ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम। तो डिग्री क्या है कि कई दफ़ा आप अलाउ करते हैं, कई दफ़ा नहीं अलाउ करते हैं। तो जब नहीं अलाउ करते हैं तो वो सब मीडिया को आप इंटरनेट से हटवा सकते हैं। कैसे हटवा सकते हैं, तो मैंने देखो इसका प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाया है इसमें कि NCI इशू क्या है कि नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजेस, फिर एक दूसरा एक इशू है, रिलेटेड इशू है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ मटेरियल, CSAM बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर डिजिटल टूल्स एंड इट्स यूटिलिटी एंड इश्यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत भी आ जाता है कि कई दफ़ा आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि आपको जानना है या सोचो न्यूज़पेपर है या मीडिया है, उसने कोई चीज़ पब्लिश कर दी है, तो वो कैसे रिट्रैक्ट करेगा, नहीं रिट्रैक्ट, कई दफ़ा नहीं रिट्रैक्ट कर सकता, कई दफ़ा नहीं रिट्रैक्ट करेगा। वो बोलेगा ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम कोई भी केस होगा उसे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो लीगल प्रोविज़न है, IT एक्ट के अंतर्गत ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरा डिजिटल मीडिया इंटरमीडिएट गाइडलाइंस अभी सरकार लेकर आई, उसके अंतर्गत ये कहा गया अगर किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेन फाइल करें और उसकी वो जो पोस्ट रहेगी, लोग जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो रद्द की जाएगी, यानी उसको हटा लिया जाएगा। ऑथर का कहना है कि ये जो सल्यूशन है वो पार्शियल सल्यूशन है। क्यों पार्शियल सल्यूशन है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी विक्टिम की है कि वो ना URL सेंड करे। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक कोई पोस्ट सर्कुलेट हो रही है तो विक्टिम की जिम्मेदारी कि सारे URL वो जो है फेसबुक को भेजे, फिर फेसबुक उसको हटाएगा। अच्छा, इसके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके कुछ टेक्निकल सल्यूशंस हैं। 2 सल्यूशंस इसमें मेंशन किए गए। फेसबुक ने एक चीज़ इम्प्लीमेंट करी, उसको बोला जाता है stopncii.org। तो ये इन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ जाके रिपोर्ट करें। फिर सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसका नाम है फोटो DNA टूल। तो माइक्रोसॉफ्ट इस टूल से क्या करता है, CSAM मटीरियल को डिटेक्ट करता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने तो अभी डिजिटल मीडिया गाइडलाइन ला दी। तो फिर ऑथर बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया में ई-सेफ्टी कमीशन बनाया उन लोगों ने। ई-सेफ्टी कमीशन का पर्पज़ क्या है कि एक इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड बॉडी बना दी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ शिकायत करे और उसके ऑर्डर जो है ऑल ओवर प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये अपन भी जो है ट्राई कर सकते हैं। तो ये था ये पूरा आर्टिकल, ठीक है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था, कभी आपको यूज़ में लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, वीमेन से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो
लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अच्छा, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि यार इसको ना, इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछे आ चुके हैं, और खासियत ये है कि इसको कम से कम 3 तो नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं एलएचसी से रिलेटेड। ओके, अब आगे अपन बढ़ते हैं कि एलएचसी क्यों चर्चा में। एलएचसी चर्चा में इसलिए क्योंकि ये तीसरी बार फिर से शुरू किया गया है। अच्छा, इससे पहले जब शुरू किया गया तो पिछली बार हम लोगों को याद है, नहीं, पहली बार जब शुरू किया गया था तब हिग्स बोसॉन की जो है डिस्कवरी की गई थी, और उसको लेकर के नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा प्रयास है, इसमें क्या करेंगे, प्रोटॉन को प्रोटॉन से कोलाइड करवाएंगे। CERN के बारे में जान लो, इसके बारे में जो बेसिक है प्रीलिम्स के पर्पज़ से। इसकी जो लोकेशन है वो स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे है। ये यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसमें ऐसा नहीं कि एशिया के मेंबर्स लगे हुए हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इज़राइल एकमात्र नॉन यूरोपियन कंट्री है जो इसका फुल टाइम मेंबर है, और ये UN ऑब्जर्वर बॉडी। तो ये बाकी देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो मैंने ऐसे फैक्ट लिख दिया है कि कुछ काम आ जाए। इसमें इंपॉर्टेंट इसके ऑक्सिलरी टॉपिक्स है। जैसे मेन CERN है तो CERN कई दफ़ा नहीं पूछा जाएगा, तुमसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। पूछा जाएगा कि बोसॉन क्या होता है, तो बोसॉन क्या होता है कि बोसॉन इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ ज़ीरो और इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल स्पिन क्या होती है कि हर एक मतलब पार्टिकल की एक स्पिन होती है जिसमें वो रोटेट करता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार की स्पिन होती है। तो इसकी खासियत क्या है कि इसका 0 स्पिन है और इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल का मतलब इसकी जो स्पिन है वो आधी में नहीं है, जैसे 3.5, 4.5, 5.5 ऐसी नहीं है। इसकी स्पिन है या तो 1, या तो 2, या तो 0, या तो 4 ऐसे करके इंटीग्रल में। और ये इट फॉलोज़ द बोस एंड आइंस्टाइन का डिस्क्रिप्शन में फॉलो करता है। फिर अगला क्या है, अगला न्यूट्रिनो के बारे में। न्यूट्रिनो काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक जान लो। बेसिक हमेशा पूछा जाएगा। तो बेसिक ये है कि न्यूट्रिनो जो होता है इसके पास स्पिन होती है, हाफ स्पिन होती है, और ये बीटा डीके वगैरह अगर रेडियो एक्टिव डीके होता है तो उसमें जो है प्रोड्यूस होता है। फिर और क्या है इसका खासियत कि मोस्ट अबंडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रिनो। एंड LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने पाया कि जो न्यूट्रिनोज है ना, सम ऑफ द न्यूट्रिनोज दे फाउंड दैट दे आर फास्टर देन द लाइट। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाएगा ना साइंस से रिलेटेड MCQ में, प्रीलिम्स में, तो आप उसको टिक करेंगे यस कि देर आर सम न्यूट्रिनोज विच आर फास्टर देन लाइट। तो फास्टर देन लाइट का मतलब क्या, हम लोगों के लिए तो विश्वास करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमें लगता है कि लाइट ही सबसे तेज़ चलती है, लेकिन इन लोगों ने पाया है कि न्यूट्रिनोज दे आर द फास्टर देन लाइट। ठीक है, तो फिर इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या, एक और इसमें आर्टिकल आया था, वो कौन सा, GST रेट से रिलेटेड। तो अपन को पूरी थ्योरी जरूर जानने की ज़रूरत नहीं, उसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं बता दे रहा हूँ इसमें। पहली चीज़ ज़रूरत ये है कि जो इन्वेस्टर, आप देख रहे होंगे कि जो नई नई कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। वैल्यूएशन कैसे होती है, इसका जो है कोई श्योर शॉर्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन रिज़र्व बैंक ने 4 पैरामीटर लेकर के इसको बताया है, जो कि उस आर्टिकल में, और मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट नहीं तो मैंने नहीं कवर किए हैं। बस आप जान लो इंपॉर्टेंट क्या है आपके मेंस के लिए इसमें ज़रूरी, वो ये है कि आप यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं कि जो डीमैट अकाउंट है ना, 3.5 गुना जो है बढ़ गए हैं CDSL में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब आपका काम ये है कि CDSL के बारे में पढ़ें कि इसको ओन कौन करता है, कौन इसका जो है 100% भागीदारी किसकी है इसमें। फिर NSDL, तो इन दोनों के बारे में आप इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। अच्छा, उस आर्टिकल में एक चीज़ मेंशन की गई, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो पब्लिकेशन होता है, देखो मैंने बेसिक क्वेश्चंस कुछ पुटअप किए हैं, अगर आप इनको आंसर कर पाते हैं देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। 2010 से शुरू हुआ, ये बायएनुअल रिपोर्ट है, हर 2 साल में पब्लिश की जाती है। और FSR जो है, इससे रिलेटेड एक बॉडी है, उसका नाम है FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। उसकी खासियत ये है कि उसको RBI जो है उसका गवर्नर हेड नहीं करता, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री हेड करती है। ठीक है, उसकी एक सब कमेटी है जो FSR की रिपोर्ट बनाती है। अब ये बस याद रखने वाली बात थी, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, FSDC जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, FSDC एक बड़ी बॉडी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है, और उसकी खासियत ये है कि वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़, PSGICs, इसमें पूछेगा कुछ नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। जैसे UPSC ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि एक क्वेश्चन आया था लेवरेज रेशियो के ऊपर, शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेवरेज रेशियो हैज़ बीन आस्क्ड। तो उसके अलावा ये अच्छा लगा मुझे, सॉल्वेंसी रेशियो अगर कुछ पूछेगा तो आप बता सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है कि कंपनी की जो नेट इनकम है उससे आप उसका डिप्रिशिएशन घटा दो और डिवाइड कर दो उसकी लायबिलिटीज़ को। तो IRDAI का कहना है कि जो सॉल्वेंसी रेशियो है ना, वो 1.5 मिनिमम होना चाहिए अगर आप जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के टेंडर्स में। इस वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां हैं जो बाहर हो गई पार्टिसिपेशन से, तो ये 3 कंपनियों के इसमें नाम लिखे हुए हैं।
अब देखो एग्ज़ाम में ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, अगर बैंक का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये पूछा जाएगा कि इंडिया के पास कुल कितनी कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कुल कितनी इंडिया में। तो उसका आंसर है 33, जिसमें 6 जो हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इससे रिलेटेड एक और जानकारी थी कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लेकर आई थी और उस रिपोर्ट का नाम था हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडल। इसको आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, जब कभी भी इंश्योरेंस की बात चलेगी तो इरडाई और नीति आयोग की इस रिपोर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं हेल्थ के सेक्टर में। नीति आयोग ने ये बताया कि पीएम आयुष्मान भारत योजना है उसने बॉटम 50% को कवर किया हुआ है। ठीक है, फिर जो टॉप 20% लोग हैं वो अमीर हैं इतने कि वो खुद से सोशल हेल्थ मेजर्स जो है ले सकते हैं या वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 50, 20, 70 हो गया, बचे 30%। तो नीति आयोग का कहना है ये जो 30% है ना, उनके पास किसी भी प्रकार की जो है सोशल सिक्योरिटी नहीं है हेल्थ से रिलेटेड। तो ये था इंडियाज़ मिसिंग मिडल। उससे रिलेटेड एक फैक्ट है, आप जान लो। नीति आयोग ने बोला कि 40 करोड़ इंडिविजुअल हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ नहीं है। तो इस वजह से इंश्योरेंस सेक्टर का जो इंडिया में हेल्थ का पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।